नमस्कार पेंशन धारकों, बिल्कुल आपने सही सुना। यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों लिए यानी कि बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। यानी कि अशोक राउत हेमा मालिनी की ओर से यानी कि बड़ा ऐलान आप सभी के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। यानी कि लोकसभा में पेंशन धारकों ये देख सकते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी और हेमा मालिनी ये पत्र ले बैठे, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों लिए यानी कि लोकसभा में अशोक राउत का यानी कि पेंशन पर बड़ा ऐलान है। और हेमा मालिनी और यानी कि मोदी जी ने पेंशन धारकों के लिए यानी कि बड़ा ऐलान कदम उठा लिया है। इसके साथ ही वो क्या कदम है इस वीडियो के अंदर विस्तार से मैं बताने वाला हूं। यानी कि ईपीएस पेंशन स्कीम न्यू फॉर्मूला, यानी कि ईपीएस पेंशन स्कीम फॉर्मूला कितनी मिलेगी पेंशन है, देखिए ऐसा होता है ईपीएस पेंशन का कैलकुलेशन। जी दोस्तों, न्यू ईपीएस पेंशन स्कीम यानी कि फॉर्मूला, यानी कि ये पेंशन की लिस्ट है, यानी कि फॉर्मूले की जो पेंशन की लिस्ट है वो आप देख सकते हैं, या आप मतलब आप विस्तार से जूम करके देख सकते हैं। इसके साथ ही अगली यानी कि अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस पेंशन स्कीम न्यू फॉर्मूला कितनी मिलेगी सबको पेंशन है, ऐसे होता है यानी कि ईपीएस पेंशन का कैलकुलेशन। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को विस्तार से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं। तो पेंशनदार को आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को ध्यानपूर्वक यानी कि सही जरूर देखें। यानी कि ईपीएस पेंशन स्कीम न्यू फॉर्मूला कर्मचारी पेंशन योजना रोज पेंशन स्कीम का लाभ लेने वाले कर्मचारी के लिए खुशखबरी है। निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भविष्य निधि में मतलब बेहतरीन बचत योजना, टैक्स छूट के अलावा अच्छा रिटर्न और रिटायरमेंट के लिए बड़ा कॉर्पोरेट इसके फायदों से जुड़ा है। इसे सेवानिवृत्ति की यानी निधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि नौकरी के दौरान कर्मचारी के वेतन में कुछ हिस्सा यानी कि काट कर भविष्य निधि में जमा किया जाता है और कुछ हिस्सा ईपीएस पेंशन फंड में जमा किया जाता है। कर्मचारी को 58 साल की उम्र में यानी कि पूरी पीएफ की राशि एक मुश्त मिल जाती है, लेकिन पेंशन की राशि मासिक आधार पर तय होती है। ईपीएस पेंशन तय करने का एक फॉर्मूला है पेंशनदार को आप सभी के लिए। तो पेंशनदार को आप सभी के लिए यानी कि बड़ी खुशखबरी है पेंशन को लेकर। इसके साथ ही पीएफ की तरह कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम भी कर्मचारी की सैलरी का एक हिस्सा है, यानी कि एक हिस्सा होता है। यानी कि ईपीएस में आपको हर महीने न्यूनतम जो पेंशन है वो 1000 रुपए से यानी कि बढ़ाकर 7500 रुपए ईपीएस पेंशन फंड के रूप में यानी कि मिलती है। इसके साथ है हालांकि यानी कि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमारी जो कर्मचारी पेंशन योजना की गणना कैसे होती है, यानी कि जो कर्मचारी जो पेंशन है उसकी गणना कैसे मतलब कैसे होती है, यानी कि ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है। तो पेंशनदार को ये उन लोगों को पता नहीं होता है तो वो इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं वो क्या क्या मतलब करना पड़ता है ज्यादातर पेंशन के लिए। तो पेंशनदार को अगली बड़ी खबर की बात करें तो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम का फॉर्मूला यानी कि कर्मचारी के मूल वेतन का 12% यानी कि पीएफ खाते में जमा होता है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात कर लूं कि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम नियोक्ता का योगदान भी उतना ही होता है, लेकिन नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस पेंशन फंड में यानी कि जमा होता है। यानी कि ईपीएस पेंशन का जो फंड है उसमें जमा होता है। ईपीएस का बेसिक सैलरी का 8.33% योगदान होता है। हालांकि पेंशन योग्य वेतन की सीमा अधिकतम सीमा मतलब 15,000 रुपए होती है। जी हाँ दोस्तों, आप सबके लिए बड़ी जानकारी पेंशन को लेकर। इसके साथ ही ईपीएस पेंशन फंड यानी कि ईपीएस पेंशन फंड 7500 रुपए मतलब तक मिलती है पेंशन आप सभी को। इसके साथ ही मौजूदा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की यानी कि बेसिक सैलरी 15,000 रुपए है तो इससे ज्यादा है तो पेंशन फंड में 1250 रुपए जमा किए जाएंगे। इसके साथ ही अगर आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपए है तो उसका कंट्रीब्यूशन 833 रुपए यानी कि होगा। इसके साथ ही कर्मचारी सेवानिवृत्ति यानी कि पर पेंशन की गणना अधिकतम वेतन 15,000 रुपए ईपीएस ऊपर सीमा मानी जाती है। जी दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी जानकारी। इसके साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों को भी 7,500 रुपए यानी कि इसके साथ ही पेंशन दी जाती है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम की गणना कैसे की जाती है यानी कि इस अपडेट में बताने वाले हैं। यानी कि ईपीएस पेंशन फंड गणना का मतलब सूत्र है वो है बराबर मासिक पेंशन है पेंशन योग्य वेतन गुणा करके ईपीएस खाते में योगदान के वर्षों की संख्या मतलब 70 करके और कोष्टक बंद करके 70 का भाग देते हैं तो पेंशन धारकों की पेंशन 70 बनती है। इसके साथ ही अगर किसी कर्मचारी का मासिक वेतन पिछले 5 साल के वेतन का औसत 15,000 रुपए और नौकरी की अवधि 30 साल है तो उसके हर महीने सिर्फ मतलब 6,800 मतलब 28 रुपए की पेंशन मिलेगी। शेयर इतिहास के दौरान यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना प्लस पेंशन स्कीम के तहत जमा की गई पूरी राशि सरकार के पास जमा की जाती है। इसका लाभ सेवानिवृत्ति भी कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात कर लूं तो ईपीएस पेंशन फंड अगर लिमिट हटा दी जाए तो यानी कि कितनी मिलेगी पेंशन, यानी कि जो भी पेंशन फंड का जो लिमिट है उसको हटा दी जाती है तो पेंशनदार को कितनी पेंशन मिलेगी। यानी कि अगर 15,000 रुपए की सीमा हटा दी जाती है तो ईपीएस यानी कि ऊपर लिमिट हटा दी जाए तो आपकी ईपीएस पेंशन फंड के अनुसार यानी कि सैलरी 30,000 रुपए बनती है। तो फॉर्मूले के हिसाब से आपको कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन स्कीम के हिसाब से यानी कि आपको
आपको 30,000 गुणा करके यानी कि 70 का भाग देकर आपको यानी कि 30,000 रुपए पेंशन मिलती है। इसके साथ अगली बड़ी खबर की बात कर दूं तो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के लिए मतलब क्या है शर्तें, यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन की ओर से ईपीएस के लिए कुछ शर्तें रखी गई है। वो शर्तें क्या है बता दूं कि पहली पेंशन के लिए ईपीएस मेंबर होना जरूरी है, कम से कम 10 साल की नियमित नौकरी मतलब करना अनिवार्य है, तभी आप पेंशन के हकदार होंगे। पेंशन यानी कि 58 साल की उम्र मतलब उम्र होती है, यानी 58 साल की उम्र के होते हैं तब पेंशन मिलती है। इसके साथ ही पेंशन का जो विकल्प है वो पहली लेने पर घंटी वो ईपीएस पेंशन फंड मिलेगी। इसके साथ इसके लिए यानी कि फॉर्म 10 भरना होगा। कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को यानी कि पेंशन मिलनी चाहिए। इसके साथ यदि सेवा इतिहास 10 वर्ष से कम है तो उन्हें यानी कि 58 वर्ष की आयु के कर्मचारी पेंशन योजना यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम की पेंशन की राशि निकालने का भी विकल्प आप चुन सकते हैं आसानी से। जय दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। आप सभी को ये अपडेट पसंद आए तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद।